Hello everyone, I warmly welcome and thank you for tuning into Mavi Coders for this third lecture of C language series. In this video, we will be discussing about difference between coding and programming, and after discussing this, we'll be discussing about the software development lifecycle. So let's go through with the very first topic of this video, that is the difference between coding and programming. So you might have come across the people who do often use both of these terms interchangeably. मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग को सिनोनिमस टर्म्स ही कंसीडर कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जो कोडिंग है वो अलग है और प्रोग्रामिंग है वो अलग चीज़ है। तो वही हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो पहला पॉइंट है कि कोडिंग इज़ टिपिकली कंसीडर्ड अ नैरोअर टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड यूजिंग एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कोडिंग एक नैरोअर टर्म है जो रेफ़र करती है कोड लिखने की प्रोसेस को। मतलब जो हम कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, उसी चीज़ को हम कह देते हैं कोडिंग। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग किस चीज़ को रेफ़र करती है। ऑन द अदर हैंड, प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। दस प्रोग्रामिंग इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रॉडर टर्म। वी कैन से दैट द डेवलपमेंट ऑफ द फुल्ली फ्लैज्ड सॉफ्टवेयर इज़ प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग कोडिंग से अगर प्रोग्रामिंग को अगर कोडिंग से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले प्रोग्रामिंग काफ़ी ब्रॉडर टर्म है। जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स फॉलो होते हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो होती है, उन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स हैं या जो प्रोसेस हैं क्या होते हैं, ये सब हम SDLC में डिस्कस करेंगे। तो इससे हमने एक चीज़ तो पता कर ली कि प्रोग्रामिंग ब्रॉडर टर्म है और कोडिंग स्मॉलर टर्म है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ सेकंड नंबर पे पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि कोडिंग इज़ द सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर एज द प्रोग्रामिंग इज़ सुपरसेट ओवर कोडिंग। जाहिर सी बात है कि कोडिंग एक सबसेट है प्रोग्रामिंग का और प्रोग्रामिंग उसी का सुपरसेट है। फिर मैंने लिखा है कि comparatively it is easier to become a coder than a programmer. For becoming a good programmer, you should have command over many technologies and you need years of experience. मतलब कि कोडर बनना तो आसान है, लेकिन प्रोग्रामर बनने के लिए आपको खाली कोडिंग ही नहीं और अदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कमांड होनी चाहिए और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपको अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज़ का है ना ज्ञान है, या फिर कह सकते हो अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज है, आपकी कमांड है, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, कोडिंग और प्रोग्रामिंग को। कोडिंग बीच में लिखा है, प्रोग्रामिंग उसके बाहर लिखा हुआ है। फिर मैंने नोट बना के लिखा है कि इन प्रोग्रामिंग वी बेसिकली थिंक हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउएवर इन कोडिंग वी इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में, दैट इज़ द SDLC सॉफ्टवेयर, SDLC। For getting more clarity, let us discuss two examples that would straightly tell us the difference between coding and programming. So जो first example है वो हम लेते हैं क्लॉक का। सपोज़ करो कि आपने क्लॉक में 5 बजे का अलार्म सेट कर दिया मॉर्निंग का, और वो मॉर्निंग में 5 बजे जो अलार्म था वो रिंग भी हो गया। तो ये जो चीज़ है ये प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसके बिहाइंड जो भी लॉजिक्स थे या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपका अलार्म रिंग हुआ 5 बजे, दैट थिंग इज़ कोडिंग। सेकेंड एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एयर कंडीशनर्स का। सपोज़ करो आपने अपने अकॉर्डिंग एयर कंडीशनर का टेम्परेचर सेट करना है, से आपने टेम्परेचर लो करना है, तो आपने रिमोट उठाया और उसका टेम्परेचर लो कर दिया। ये जो आपने रिमोट उठाया और टेम्परेचर लो कर दिया, दिस इज़ प्रोग्रामिंग। लेकिन इसके पीछे जो भी लॉजिक्स थे या जो भी इंस्ट्रक्शंस थे जिनके एग्जीक्यूट होने पे
जो एयर कंडीशनर का टेम्परेचर डाउन हुआ, दैट थिंग इज़ कोडिंग. So now let's move on to the next topic, that is SDLC. SDLC is abbreviated as Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle is a process that refers to the steps involved in the development of the software product that can meet with the customer expectations. मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसी प्रोसेस को रेफ़र करता है या ऐसे स्टेप्स को रेफ़र करता है जिनकी हेल्प से एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है. मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस लगती हैं, जो भी स्टेप्स लगते हैं, उन सभी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट लिखा है कि अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज़ द फॉलोइंग स्टेजेस. जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इनकी जो स्टेजेस हैं वो ये हैं. पहली स्टेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, सेकंड वन इज़ फीजिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज़ डिज़ाइनिंग, फोर्थ वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग, फिफ्थ वन इज़ टेस्टिंग, देन द नेक्स्ट वन इज़ डिप्लॉयमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ द मेंटेनेंस. सो विल डिस्कस दीज ऑल स्टेजेस वन बाय वन. So let us discuss the very first phase of software development life cycle, that is the requirement gathering and analyzing. इसमें क्या होता है कि आपके पास कस्टमर आएगा और वो आपको बोलेगा कि मेरे को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनवाना है, और उसी के साथ साथ वो आपको उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको सभी बता देगा कि मेरा होम सेक्शन ऐसा होना चाहिए, अबाउट अ सेक्शन ऐसा होना चाहिए, या फिर बीच में चैटिंग सेक्शन इंक्लूड होना है या नहीं होना. मतलब जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट होंगी सॉफ्टवेयर को लेके वो आपको बता देगा. फिर जब वो बता देगा उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा. एक पोस्ट होती है इंडस्ट्री में, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि आईटी इंडस्ट्री में एक पोस्ट होती है, दैट इज़ द बिजनेस एनालिस्ट. तो जो वो बिज़नेस एनालिस्ट होता है, या शॉर्ट में हम उसे बीए बोल देते हैं, वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके कलेक्ट करके एनालाइज करेगा. एनालाइज करने के बाद फिर वो हायर डेलीगेशंस के साथ डिस्कशन करेगा. तो अब देखते हैं सेकेंड स्टेज. द सेकेंड फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ फीजिबिलिटी. फीजिबिलिटी में ये चेक किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो कि क्या वो आपके लिए फ्यूचर में फीजिबल होगा या नहीं. आपके लिए मींस कंपनी के लिए जो कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने जा रही है. अब फीजिबिलिटी में क्या क्या चेक किया जाता है. फीजिबिलिटी में कॉस्ट चेक करी जाती है, टाइम चेक किया जाता है और रिसोर्सेज चेक किए जाते हैं. अब कॉस्ट कैसे चेक करी जाती है. कॉस्ट में ये देखा जाता है कि क्या आपको कस्टमर उतने पैसे प्रोवाइड कर रहा है जितने आपको चाहिए. ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या बना के या रेडी करके दे रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉस ना झेलना पड़े, है ना. तो इसमें कॉस्ट को देखा जाता है. सेकेंडली टाइम देखा जाता है कि मान लीजिए कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को 2 महीनों में चाहिए मेरा प्रोडक्ट रेडी होकर, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास सपोज कर लो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं बनाने के लिए. तो अगर तो फिजिबल होगा आप यस बोल दोगे, वरना नो बोल दोगे कि भाई हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हम इतनी जल्दी तो नहीं बना सकते, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो. अगर तो वो मान जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इसी स्टेज पे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है. एक और चीज़ फिजिबिलिटी में देखते हैं, दैट इज़ रिसोर्सेज. तो हम रिसोर्सेज भी देखते हैं कि क्या हमारे पास वो हार्डवेयर या वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से वैसा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है. ऑल्सो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या उतने उतने टेक्निकल एम्प्लॉयज़ या उतने इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को बना सकें. थर्डली जो स्टेज है दैट इज़ द डिज़ाइनिंग फेस. डिज़ाइनिंग फेस में क्या करते हैं कि हम एक डमी क्रिएट कर लेते हैं पूरे मॉडल का, पूरे सॉफ्टवेयर का जो भी हम बनाने जा रहे हैं, और उस डमी के बिहाफ पे फिर अगली स्टेज में
इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसी डमी का। आई मीन उसकी कोडिंग करी जाती है। जो डिज़ाइन आपने थर्ड स्टेज में क्रिएट किया, या जो ओवरव्यू आपने, या जो बेसिक डमी आपने क्रिएट किया था सॉफ्टवेयर का, उसी चीज़ को कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है एट द फोर्थ फेज। इसके बाद जब कोडिंग होगी पूरी, आपने है ना उसकी कोड वगैरह उसके लिए लिख दिया, उसको टेस्ट किया जाता है। अब टेस्टिंग में देखा जाता है ना कि क्या उसका जो सेक्शंस हैं अलग अलग वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल पासवर्ड वाला, या हम कह सकते हैं लॉगिन वाला जो सेक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लिक करने से हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये सब चीज़ें है ना टेस्टिंग में करी जाती हैं। जब सक्सेसफुली टेस्टिंग हो जाती है उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, तो उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है सर्वर्स पे, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है टू द कस्टमर। कस्टमर को हैंड ओवर करने के बाद फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने पैसे ले लिए तो बस फ्यूचर में आपको कोई मतलब नहीं है कस्टमर से। फ्यूचर में भी अगर कस्टमर को कोई ना कोई दिक्कत आती है तो उसको आपने सुधारना है, उसको आपने मेंटेन करना है। इसमें एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कस्टमर है उसको टेक्निकल नॉलेज होती है, समटाइम्स उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। तो जब आप उसको प्रोडक्ट हैंड ओवर करते हो तो उसके साथ साथ आप एक यूज़र मैनुअल भी उसको हैंडल करते हो, जिसमें उस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ये सब मेंशन होता है। जो पहली स्टेज थी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, उसी के बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। इससे एक और बेनिफिट भी होता है कि मान लीजिए बाद में कभी है ना जो कस्टमर है वो बोले कि आपने मेरे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो उस समय आप वो डॉक्यूमेंट उसको दिखा सकते हो कि आपने इस पे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कर रखे हैं कि आपको ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए था। इसके बाद मैंने नोट बना के लिखे हैं कि SDLC इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। दैट इज़ कि जो SDLC है वो एक एज अ फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। Second, before developing any software, it is must to have any model on the basis of which software can be developed. SDLC provides that. मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले अच्छा होगा कि आप उसका एक मॉडल क्रिएट कर लो, और ये जो मॉडल क्रिएशन में जो हेल्प आउट करता है वो SDLC ही आपको मॉडल क्रिएशन में हेल्प आउट करता है। इसके बहुत सारे वेरियस मॉडल्स हैं SDLC के। फॉर एग्जांपल लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल, स्पाइरल मॉडल। लेकिन जो करंटली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है SDLC मॉडल, दैट इज़ द अजाइल मॉडल। So that brings us to the end of this lecture. I hope today's lecture has inspired you to delve deeper into this topic. In the upcoming lectures हम लोग डिस्कस करेंगे C प्रोग्राम के फ्लो को, और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है C प्रोग्राम का, उसको भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। So till then, thank you and enjoy this series with great enthusiasm.